हेलो, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। बैट ब्रो की तरफ से मैं हूं जुनैद, तो मेरे साथ हैं मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो है एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, जो कि आपको जान के खुशी होगी कि भाई गुजरात इंडिया में, मतलब इंडिया भाई, गुजरात में है भाई। ये क्या तुम होश में हो? भाई बिल्कुल इंडिया, होश में हूं। इंडिया का कहना चाहिए, तुम एशिया का कह रहे हो। भाई एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये, और ये गौतम अडानी ने 1998 में इस प्रोजेक्ट को जो है ना आगाज किया था भाई। और ये अब जाके मतलब मेरे ख्याल से तो मुकम्मल हो चुका है। और भाई और ये कितना मोटा भाई बता रहे थे आप, कितना वो टन जो है ना, तकरीबन 200+ मिलियन टन सालाना जो है ये करता है, मतलब कार्गो हैंडल करता है भाई साहब। और मैंने ये भी सुना है कि इस पोर्ट का जो है ना एक अपना प्राइवेट एयरपोर्ट भी है, जहाँ पे गुड जो है ना सुजुकी और काफी बड़े ब्रांड जो है ना यहाँ पे अपनी मतलब कार्गो जो है ना आगे लेकिन पीछे यार करते हैं माल। एयरपोर्ट है या इस के अंदर यार? भाई ये वैसे तो सी पोर्ट है, ठीक है, हाँ। लेकिन इसका अपना एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। और भाई यहीं से जो है ना ये तिजारत होती है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, भाई अफ्रीका साहब में। मतलब मैं तो प्राइवेट, हाँ मतलब मैं सबसे ये बड़ा पोर्ट ये है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। और मैं ये सुन के हैरान हो गया था कि एक ऐसा पोर्ट भी हो सकता है जहाँ पे बाय सी तो होती है ट्रेडिंग, लेकिन एयरपोर्ट के थ्रू भी भाई उनका अपना एयरपोर्ट है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक SEZ ऐसे करके भी एक फैक्टर है, यानी आप इस पोर्ट के करीब करीब जो है ना वो काफी सारी फैक्ट्री बना सकते हैं, जिससे आपका जो ट्रैवलिंग का वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है ना, वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप नहीं रहा यार। सालाना जो है ना प्रॉफिट तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ है ये। 30,000 करोड़ सालाना। जी सालाना। यार अब तो वीडियो देख ले, अब फिर तो पता देखें करते हैं भैया, भाई, अब तो ऐसा पक्का है देखें। क्या ये। देखते हैं पोर्ट वीडियो। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पोर्ट है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज MSC, मर्स्क, CMA CGM और एवरग्रीन के बड़े बड़े वेसल्स लोड, भाई, अनलोड भाई, और हैंडल भाई। किए जाते हैं। इस पोर्ट की टोटल कैपेसिटी 200 मिलियन टन ऑफ एनुअल भाई, कार्गो की है। आपने ये सही इंडिया का बताया था। एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो सिंगल हैंडेडली 10 to 11% मैरीटाइम कार्गो हैंडल करता है, और इंडिया का 1/3 कंटेनर ट्रैफिक भी यही पोर्ट कंट्रोल करता है। सिर्फ काफी 3 दशक बड़ा से भी है कम यार ये। समय में मुंद्रा एक बंजर और चक्रवात प्रभावित नमक के रेगिस्तान से बदलकर 12,000 हेक्टेयर की जमीन पर इंडिया का सबसे एडवांस्ड पोर्ट बन चुका है, जहां इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फुल्ली यार अपना तो पोर्ट सिर्फ कराची में ही है ना सिर्फ। हाँ हाँ टर्मिनल और एक LNG टर्मिनल भी है। एक और बात जो मुंद्रा को खास बनाती है वो ये है कि यहाँ पर कंटेनर शिप्स का टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम का है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शिप मुंद्रा पोर्ट पर आकर कार्गो अनलोड करवाकर नया कार्गो लोड करके सिर्फ 1 दिन से भी कम समय में वापस निकल जाती है। जबकि अगर इंडिया के दूसरे पोर्ट्स की हालत देखी जाए तो वहाँ 24 आज hours में भी लगभग नहीं 2 से 3 दिन भाई। लग जाते हैं। और मुंद्रा से पहले इंडिया के एवरेज पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम लगभग 8 से 10 दिन का होता था, जिससे शिपिंग कंपनीज और इंडिया दोनों का ही नुकसान होता था। लेकिन इन सब के बीच गौतम अडानी को लोग आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। लोग कहते हैं सरकार ने अडानी को देश बेच दिया है, 1 रुपए से भी कम दाम पर जमीन दे दी है, और भी कई बातें लोग बनाते रहते हैं। तो इन सब की भी चर्चा आज हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे और जानेंगे कि असलियत क्या है। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन सब की शुरुआत हुई कहां से। गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट बनाने का आइडिया आया कहां से, मुंद्रा पोर्ट बना कैसे, इसे बनाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसके बनाने के बाद इंडिया को कितना फायदा हुआ, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, पोर्ट्स पैसे कैसे कमाते हैं, और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो भाई, चलो सबसे काफी पहले देखते इंफॉर्मेटिव हैं वीडियो मुंद्रा होने पोर्ट से वाली है। पहले इंडियन पोर्ट्स की हालत कैसी थी और गौतम अडानी को इस पोर्ट को बनाने का आइडिया आया कहां से। भाई भाई दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट से पहले इंडियन पोर्ट्स की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। मुंद्रा से पहले भारत के पास 4 से 5 पोर्ट ही ऐसे थे जो बड़े बड़े वेसल्स को संभालने की ताकत रखते थे, और वो पोर्ट्स भी सरकार के कंट्रोल में आते थे, और सरकारी कंट्रोल की वजह से वो पोर्ट्स काफी इनएफिशिएंट थे। एग्जांपल से समझो, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। उस दौर में गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, पोर्ट्स पर मशीन्स का प्रॉपर यूज नहीं होता था, वर्कर्स ज्यादा थे और वो लोग भी स्ट्राइक्स करते रहते थे। कस्टम्स, पोर्ट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, पेपर वर्क और कस्टम्स प्रोसेस इतने ज्यादा थे कि हर स्टेप पर डिले होता था। साथ ही रोड और रेल नेटवर्क भी कमजोर था। इन सब की वजह से ग्लोबल शिपिंग कंपनीज इंडिया के पोर्ट्स को अवॉइड करती थी, क्योंकि यहाँ उनका टाइम वेस्ट होता था, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता था, लेकिन एफिशिएंसी लो रहती थी। वहीं दूसरी ओर भाई ये बात तो है, इस तरह के जो काम में ना टाइम जो है ना फिर आता है बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम जब टाइम इंडिया ने में अपनी जो है इकोनॉमी लिबरलाइज की। जिन लोगों को लिबरलाइजेशन का मतलब नहीं पता वो एक बार इसे ध्यान से सुन लो, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। 1990s से पहले इंडिया में गवर्नमेंट हर छोटी बड़ी चीज कंट्रोल करती थी, जैसे फैक्ट्री खोलना हो, प्रोडक्ट बनाना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना
करना हो, सबके लिए परमिशन या कहे लाइसेंस लेना पड़ता था। इसको लोग अक्सर लाइसेंस राज भी बोलते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि सिर्फ गवर्नमेंट के दम पर पोर्ट्स को मॉडर्न बनाना काफी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को पोर्ट देना शुरू किया और साथ ही पीपीपी मॉडल इंट्रोड्यूस किया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें छोटी कंपनी सरकार के साथ मिलकर पोर्ट्स को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन वो फुल्ली प्राइवेट पोर्ट्स नहीं होते थे, उसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों साथ मिलकर पार्टनरशिप पर काम कर रहे होते थे, लेकिन ज्यादा कंट्रोल सरकार के पास ही रहता था। ये तो बात हुई पोर्ट की प्राइवेटाइजेशन से पहले की। अब बात करते हैं इसमें गौतम अडानी की एंट्री हुई कैसे। गौतम अडानी का बिजनेस पोर्ट से पहले कमोडिटी ट्रेडिंग का हुआ करता था। चलो इसे थोड़ा और पहले से शुरू करते हैं। गौतम अडानी ने लगभग 16-17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद वो मुंबई आकर जावेरी बाजार के पास एक छोटे से रूम में रहते हुए डायमंड सोर्टर का काम करने लगे। जल्दी ही उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग और ब्रोकरिंग का काम शुरू कर दिया। मुंबई आने के जस्ट 5 साल के अंदर वो डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस करके करोड़पति बन चुके थे। बात है 5 साल के अंदर करोड़पति और बन गए भाई थे उम्र यार। भी देखो उनकी कितनी कम थी। की जब गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और गौतम अडानी को वहां उस फैक्ट्री को मैनेज करने बुलाया। इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल था पीवीसी ग्रेन्यूल्स, जिसे वो विदेशों से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि इसकी लोकल सप्लाई बहुत कम थी। इंपोर्ट का उनका ये एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। उनको ये समझ आ चुका था कि विदेशों से व्यापार किया कैसे जाता है। 1985 में जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रूल्स को और आसान बना दिया तो उनका प्लास्टिक बिजनेस और अच्छा चलने लगा। 1988 के करीब अडानी ने अपना अडानी एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। इसमें वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, प्लास्टिक्स, पीवीसी, डाइज, फ्रोजन फूड्स, टेक्सटाइल्स और मेटल्स इत्यादि विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे थे। उस वक्त अडानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कांडला पोर्ट का यूज करते थे, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, जहां उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कस्टम्स क्लियरेंस और शिप का पोर्ट से लेट डिपार्चर होना। 1992 तक अडानी ने अपना कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत बड़ा बना लिया था और 1994 तक अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से अपना बिजनेस बीएसई और एनएसई में रजिस्टर भी करवा लिया था। इनका आईपीओ आते ही 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। अडानी एंटरप्राइजेस इस वक्त भी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी ही थी। इनका ट्रेडिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कांडला पोर्ट के इनएफिशिएंसीज की वजह से खुश नहीं थे। साथ ही सरकार ने पोर्ट को प्राइवेटाइज करने का परमिशन भी दे ही दिया था, तो गौतम अडानी ने सोचा क्यों ना हम खुद का ही पोर्ट बना ले। जनवरी 1994 में गौतम अडानी ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जीएमबी से कैप्टिव जेटी बनाने की अप्रूवल ले लिया। जेटी कुछ इस तरह का दिखता है। इसके पास शिप्स को डॉक किया जाता है और शिप से माल उतारा और चढ़ाया जाता है, और इसके लिए जगह चुना गया मुंद्रा। मुंद्रा कांडला पोर्ट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त गौतम अडानी ने ये जेटी सिर्फ अपने बिजनेस यूज के लिए बनवाया था, लेकिन 1995 में मुंद्रा को पोर्ट बनाने का फैसला किया गया। मई 1998 में अडानी ने अपना न्यू बिजनेस बनाया, गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड GAPL, जिसे आज हम अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के नाम से भी जानते हैं। 7 अक्टूबर 1998 को MT अल्फा 2 मुंद्रा में लगा था, जो अपने साथ एडिबल ऑयल लाया था। मुंद्रा सिर्फ एक कैप्टिव जेटी से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ये कमर्शियल पोर्ट बनने वाला था। मुंद्रा का लोकेशन बड़ा ही कमाल का था और जल्द ही कांडला पोर्ट को टक्कर देने वाला था। लेकिन मुंद्रा ही क्यों, आगे देखते हैं। मुंद्रा पोर्ट के लिए अडानी ने जो लैंड सरकार से लिया था, उसके लिए वो आज तक भी विवाद में रहते हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने वो जमीन सरकार से खरीदी थी, वो एक कम आबादी वाला तटीय इलाका था, यानी मुंद्रा समुद्र के किनारे था, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन दलदल जैसी थी। जब मुंद्रा का टेक्निकल सर्वे किया गया तो पता चला कि मुंद्रा के पास जो समुद्र का किनारा है, उसका नेचुरल डेप्थ काफी गहरा है, यानी शोर के पास 15 से 17 मीटर की डेप्थ थी और ऑफशोर ये 20 मीटर से भी ज्यादा गहरी थी। इसका मतलब था कि यहाँ 60,000 DWT वेसल्स को जेटी पर बर्थ किया जा सकता था और 3 लाख WT वाले ऑयल टैंकर्स तक को सिंगल पॉइंट मूरिंग्स पर हैंडल किया जा सकता था, जो उस वक्त किसी भी इंडियन पोर्ट्स के पास कैपेबिलिटी नहीं थी। यानी जितना गहरा समुद्र होगा उतनी बड़ी शिप यहाँ डॉक की जा सकती थी। आपने फिजिक्स में बुयंसी प्रिंसिपल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। यानी शिप को जब पानी में लाया जाता है तो वो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस करता है और पानी उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है, जिसे बुयंट फोर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना की वजह से शिप्स तैरने लगते हैं। और मुंद्रा के पास समुद्र में ज्यादा गहराई होने की वजह से यहाँ पर भारी भरकम शिप्स को भी जेटी पर डॉक किया जा सकता था। अडानी ने गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर पार्टनर के रूप में एंट्री लिया और धीरे धीरे गवर्नमेंट का स्टेक खरीद कर मुंद्रा को इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट बना दिया। लेकिन रिस्क भी काफी बड़ा था। मतलब सबसे पहला यही बना था। इंडस्ट्रियलाइज रीजन माना जाता था, जहाँ रोड और रेल कनेक्टिविटी वीक थी, लोकल डिमांड लिमिटेड थी और साइक्लोन्स और अर्थक्वेक का भी खतरा रहता था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा चैलेंज रहा। इनिशियल प्लान में लार्ज जेटीज, ब्रेक वाटर्स, ड्रेजिंग, स्टोरेज यार्ड्स और ब्रेकअप एरियाज लगभग 2000 एकर्स में डेवलप करना था, जिसके लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी। जबकि उस वक्त इंडिया में ग्रीनफील्ड प्राइवेट पोर्ट्स के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस अभी शुरुआती स्टेज में ही था। इस वजह से कई एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स ने एग्जिस्टिंग मेजर पोर्ट्स पर ही इन्वेस्ट करना प्रीफर किया, जहां रिस्क कम था। तो चलो अब देखते हैं मुंद्रा पोर्ट बना कैसे।
सबसे पहले मुंद्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए गए, जैसे पोर्ट, रेल, रोड और एसईजेड। मुंद्रा की शुरुआत 1998 में एक कैप्टिव जेटी से हुई थी। 2001 में सिंगल पॉइंट मूरिंग एसपीएम ऐड हुआ। 2003 में पहला कंटेनर टर्मिनल बना और फिर धीरे धीरे ये मल्टीपल बेसिन्स और बर्थ तक एक्सपेंड हो गया, जहां कंटेनर्स, कोल, क्रूड, एलपीजी, एलएनजी, ऑटोमोबाइल्स और प्रोजेक्ट कार्गो हैंडल किया जाने लगा। पिछले 25 सालों में अडानी ने 30 से ज्यादा बर्थ्स डेवलप किए, 5 कंटेनर टर्मिनल्स बनाए जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी लगभग यार ये कौन कौन से मुल्कों से यहाँ आता होगा यार माल? भाई ये पोर्ट है यहाँ, पूरा मिडिल ईस्ट जो है, इंटरनेशनल भाई हर जगह से आ सकता है। अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज, मतलब कोई भी कंट्री जो है वो अगर इंडिया में बिजनेस करना चाहती है तो लार्जेस्ट फुल्ली मैकेनाइज्ड कोल इंपोर्ट टर्मिनल 60 MTPA भी शामिल है। आप इसे मैप पर भी देख सकते हो। इस पोर्ट को इंडिया के हाईवे और रेल नेटवर्क से इंटीग्रेट किया गया। डेडिकेटेड रेल साइडिंग्स, प्राइवेट रेलवे लाइंस और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर DFC के कनेक्शन के साथ इससे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स नॉर्दर्न हिंटरलैंड तक एफिशिएंटली चल पाती हैं। पोर्ट के पास ही अडानी ने एक बड़ा पोर्ट बेस्ड एसईजेड डेवलप किया जो लगभग 8,481 से 12,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ लॉजिस्टिक्स पार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और कई इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो खुद का कार्गो जनरेट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का यूज किया गया, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स कंट्रोल के साथ। अडानी के अपने भी शिप्स होंगे ऐसे? जाहिर बात है, पोर्ट है तो शिप्स भी होंगे भाई। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ, इनका बिजनेस मॉडल है कस्टमर्स को एंड टू एंड सर्विसेज देना। मतलब पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट बेस्ड सर्विसेज और SEZ लैंड सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो, जिससे कस्टमर्स को मरीन सर्विसेज, कार्गो हैंडलिंग, रेल या रोड इवैक्यूएशन, वेयर हाउसिंग और लास्ट माइल ट्रकिंग के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स के पास नहीं जाना पड़ता। ये सारी चीजें अडानी ही प्रोवाइड करता है। कंपनी ने एक नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जिसमें इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, ICDs, रेलवे ऑपरेशंस, कोस्टल शिपिंग और अब रैपिडली एक्सपेंडिंग ट्रकिंग और फ्रीट फॉरवर्डिंग बिजनेस भी शामिल है, ताकि डॉक साइड से बाहर भी वैल्यू कैप्चर किया जा सके। मुंद्रा के कंटेनर वॉल्यूम्स में रेल अच्छा, मैंने एक और बात भी सुनी थी कि ये मुंद्रा पोर्ट से ना एक डेडिकेटेड सिर्फ ये कार्गो शिपिंग के लिए इन्होंने अदीपुर तक जो 76 किलोमीटर का मेरे ख्याल रास्ता बनता है, एक रेलवे ट्रैक भी खुद बनाया भाई अडानी ने, प्राइवेटली। ओके, सही है। 2024 में लगभग 1.9 मिलियन TEUs रेल के थ्रू मूव हुआ। इससे मुंद्रा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मेन गेटवे बन जाता है। मुंद्रा का तीसरा बड़ा पावर है स्पीड एंड एफिशिएंसी। मेजर ब्रिटिश बना गए लगभग 200 आवर्स का था, यानी करीब 8 डेज, जो लगभग 2013-14 तक भी 90 आवर्स से ज्यादा ही था। रिफॉर्म्स यार मैंने कभी सोचा है ब्रिटिश अगर ना बनाते तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था भाई। वो उन्होंने लूटना था, वो तो बना के चले गए। अभी हम उसको मेंटेन ही बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। लगभग 48 आवर्स तक आ गया। लेकिन मुंद्रा का प्राइवेट पोर्ट मॉडल शुरू से ही शिप और कार्गो टाइम को कम करने पर फोकस्ड था, मैकेनाइजेशन और स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस के थ्रू। लेकिन कुछ शिप्स का टर्न अराउंड टाइम आज भी मुंद्रा पर 1.5 डेज तक का होता है। मुंद्रा का चौथा बड़ा पावर है पार्टनरशिप, पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। देखो, कई लोग बोलते हैं कि सरकार ने अडानी को देश बेच दिया है, लेकिन आप एक बात समझो, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के, विदाउट सब्सिडी के और विदाउट गवर्नमेंट कनेक्शन के कोई भी बिजनेसमैन बड़ा बन सकता है। और खासकर इंडिया जैसे देश में भले ही आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट या लाइसेंस क्लियर करवाने जाओ तो महीनों या सालों लग जाते हैं सिर्फ एक लाइसेंस मिलने में। फिर आपको लैंड खरीदना होता है, जिसमें फिर से अगर आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन है तो आपका काम जल्दी हो सकता है। मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रहा, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। इसे मानना या ना मानना आपके ऊपर है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। टाइम के साथ अडानी पोर्ट्स ने ग्लोबल लाइनर मेजर्स जैसे CMA CGM और MSC के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किए, जिससे लॉन्ग टर्म कंटेनर वॉल्यूम्स सिक्योर हुए। ओके, मतलब अब पार्टनरशिप भी हो गई है तो अब तो कोई किसी किस्म का वो नहीं रह गया ना। मुंद्रा पोर्ट का बिजनेस मॉडल क्या है और वो पैसे कैसे कमाता है? दोस्तों, मुंद्रा की कमाई के 5 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट है पोर्ट सर्विसेज, मरीन चार्जेस, वेसल रिलेटेड फीस, बर्थिंग, पायलटेज और हार्बर सर्विसेज बेस्ड रेवेन्यू बनाते हैं। ये चार्जेस कुछ गवर्नमेंट पोर्ट से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन फास्टर टर्न अराउंड टाइम और रिलायबिलिटी की वजह से शिपिंग लाइंस इन्हें ही चुनते हैं। सेकंड है कार्गो हैंडलिंग, कंटेनर्स, ड्राई बल्क, स्पेशली कोल, लिक्विड बल्क जैसे क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल्स, और ऑटोमोबाइल्स के लिए स्टीव डोरिंग, वोरवेज और टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस मुंद्रा के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। थर्ड है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कंटेनर यार्ड्स, लिक्विड स्टोरेज टैंक्स, कोल्ड स्टॉक यार्ड्स और बॉन्डेड वेयर हाउसिंग से रेवेन्यू आता है, जिसमें डेमोरेज और ग्राउंड रेंट भी शामिल है। फोर्थ है एसईजेड एंड इंडस्ट्रियल लैंड। मुंद्रा एसईजेड में बहुत बड़ी जमीन लीज पर दी जाती है, बिल्कुल फिक्स्ड अर्निंग की तरह। और यहाँ जो कंपनीज काम करती हैं, जैसे पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज, वो लगातार कार्गो भी जनरेट करते रहते हैं। फिफ्थ है लॉजिस्टिक्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, ICDs, रेल फ्रीट, कोस्टल शिपिंग, ट्रकिंग, फ्रीट फॉरवर्डिंग और पोर्ट बेस्ड सर्विसेज जैसे बंकरिंग, शिप रिपेयर, मरीन सर्विसेज। ये सारी मतलब शिप रिपेयरिंग और मरीन सर्विसेज भी दे रहे हैं भाई। यानी वो बार-बार इसी
इकोसिस्टम में अपना काम निकलवाते रहते हैं। मुंद्रा पोर्ट की सक्सेस के साथ काफी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट की MOEF की एक कमेटी ने अडानी को एक्यूज किया कि बोचा आइलैंड पर उन्होंने मैंग्रोव्स का नुकसान किया है और नेचुरल क्रीक्स को ब्लॉक किया गया है, जिसके लिए 200 करोड़ का रिस्टोरेशन फंड भी अडानी से मांगा गया। CAG ने भी बोला कि कुछ लैंड को गलत तरीके से डिग्रेडेड दिखाकर कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन अडानी ग्रुप का क्लेम है कि मुंद्रा रीजन में उन्होंने 8,000 to 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया में मैंग्रोव प्लांटेशन किया है, जो एलिजेंडरी डिस्ट्रक्शन से काफी ज्यादा बताया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी और गवर्नमेंट का कहना है कि मुंद्रा ने लाखों करोड़ों का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया है, करोड़ों जॉब्स क्रिएट किया है और एक पिछड़े एरिया को इंडस्ट्रियल हब बना दिया है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। ओके हो गया जी भाई ये तो बिल्कुल यार। बात ठीक है। लोग जैसे मर्जी कहें कि उन्होंने देश बेच दिया है अडानी को, या 1 रुपए में उन्होंने जमीन बेच दी है, लेकिन जो एंड में इन्होंने बात की ना कि भाई डॉलर्स भी तो आ रहे हैं ना, ये देखें डॉलर्स भी आ रहे हैं यार। रोजगार लोगों को मिला है, बिल्कुल ऐसे ही है, गुजरात के लोगों को बिल्कुल रोजगार भाई मिला है। एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया एशिया ये। का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया और साथ साथ इतनी बड़ी वो भाई इंडस्ट्रीज लग रही हैं भाई। मैं तो यही कहूंगा कि भाई इंडिया के लिए ये वाकई में एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि भाई उन्होंने मतलब एक आम सा ही पोर्ट था ना ये, लेकिन इसको भाई एक प्राइवेट वो मतलब कि इतना बड़े स्केल पे उन्होंने बना दिया है कि अब जो है ना वहाँ पे कोई भी कार्गो शिप आता है तो वो एक दिन से भी कम टाइम में जो है ना मतलब टर्नओवर हो सकता है। और जो कंपनीज हैं वो करती हैं, साथ काम कर रही हैं, अदरवाइज 5-6 दिन डिले हो जाता था। और भाई ये भी कंपनीज हाँ, ने और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि गवर्नमेंट से हटके आप वैसे ही काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा जो है ना लेकिन योगदान ये है। मुझे आखिर में एक चीज समझ नहीं आई, ये जो कह रहा था कि अडानी ने इतना नुकसान कर दिया बाकी कंपनियों का, वो 200 करोड़ और ये चीजें। यार अब ये इस बारे में तो मैं भी नहीं कुछ कह सकता कि क्या चीज है, ये लेकिन क्या मतलब, इसका बात का मतलब नहीं मुझे समझ आई। वो अडानी इतना बड़ा पोर्ट चला रहा है, वो किसी का कैसे नुकसान हो सकता है यार। भाई वो इस तरह होगा ना, इनके पोर्ट्स पे वर्किंग ज्यादा होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, दूसरे ये हो पोर्ट्स पे सकता काम है, ना ये हो हो रहा होगा, सकता है, ये हो ऐसा कुछ सीन होगा। लेकिन ये यार एक अच्छा कदम है कि इतना बड़ा पोर्ट एशिया का, इंडिया का भी नहीं, एशिया का इतना बड़ा प्राइवेट पोर्ट, और जो है इतना मतलब कि उनका है टर्नओवर 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ का, और 200+ मिलियन टन जो है वो भाई ये अभी भी मैं नहीं मान सकता। लेकिन यार इन्होंने वीडियो में ना एयरपोर्ट की बात की, ना वो डेडिकेटेड जो रेलवे रूट बनाया उसकी बात की, मतलब कोई बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो बताई नहीं इन्होंने। अच्छा ये आपने ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि अंबानी या अडानी में से और कोई ज्यादा बिलियनियर है जिसके मतलब इंडिया के मतलब हाँ, अडानी और अंबानी के अलावा कोई बिजनेसमैन ऐसा हो जिसके बारे में हमें नहीं पता या आपको पता है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम उनकी भी कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन हमें भी मालूम बने कि कौन है वो। उस पे वीडियो भी लेके आए, वीडियो लेंगे यार, वीडियो लेंगे, ठीक हो गया। जारी बात है, वीडियो लेके आएंगे, अपने व्यूअर्स के बगैर हम वीडियो देखेंगे वो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।